नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस समय की हेडलाइंस। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश। सदन ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2024 पर दिया जवाब। कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, संतुलित बजट बनाने के लिए सरकार का आर्थिक वृद्धि, रोजगार, पूंजी निवेश और राजकोषीय मजबूती के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर फोकस। नहीं किया गया रेपो रेट में कोई बदलाव। मौद्रिक नीति समिति ने 6.5% पर रखी यथास्थिति। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि 7% से बढ़कर 7.2% होने का अनुमान। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। न्यूजीलैंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री विंसेंट पीटर्स से की मुलाकात। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा को बताया सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का माध्यम। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर जताई चिंता। कहा, बांग्लादेश के हालात पर नजर, वहां आज अंतरिम सरकार बनने के आसार। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के क्लिनिकल ट्रायल में मंजूर की गई दवाओं को भारत में क्लिनिकल ट्रायल से छूट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के रूल 101 में किया बदलाव। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद दवा सीधे भारतीय बाजार में होगी उपलब्ध। जापान के मियासाकी में जबरदस्त भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 6.9 किया गया दर्ज। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। प्रशासन ने जारी की सुनामी की चेतावनी। और पेरिस ओलंपिक में इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा। लगातार दूसरी बार गोल्ड पर रहेगी नजर। वहीं कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम का स्पेन से मुकाबला जारी। कुश्ती में अमन सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। तो सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश किया। बिल को लोकसभा में जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना ने प्रबल समर्थन दिया। वक्फ का मतलब है कि इस्लामी कानून के तहत धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित संपत्ति। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश में 9.4 लाख एकड़ में 8.7 लाख संपत्तियों का वक्फ बोर्ड के पास इस समय नियंत्रण है। वक्फ की मौजूदा संपत्तियों में अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सेना और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीन होल्डिंग संस्था है वक्फ बोर्ड। लेकिन इनमें सबसे अहम बात यह है कि कोई संपत्ति वक्फ घोषित होने के पर हमेशा के लिए उस पर वक्फ का अधिकार हो जाता है, जबकि तुर्की, मिस्र और जॉर्डन सहित कई इस्लामी देशों में वक्फ बोर्ड जैसा कोई संस्थान है ही नहीं। और तो और अगर किसी को वक्फ से जुड़े मामले में कहीं कोई अपील करनी है तो उसके लिए वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल ही है, वो अदालत नहीं जा सकता।
और लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने के सरकार के प्रस्ताव के बाद संयुक्त संसदीय समिति को इसको भेज दिया गया। इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए इसे जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों और सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लोकसभा में पेश किए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और लोगों को जो जमीन कब्जे में है उसे लेकर फैसला लिया जाएगा। किसी को टारगेट नहीं कर रहे, इसमें महिला, मुस्लिम महिला को जो सशक्तिकरण है वो है, और जो चंद लोगों का कब्जे में है उसके बात है। ये सब आज हमारे मंत्री जी एक्सप्लेन करेंगे, तब तक जब इंट्रोड्यूस करेंगे, बाद में भी उन्होंने डिटेल में बात करेंगे, तब सब क्लियर होगा। अब मोदी जी का जो हमारा घोष वाक्य है, सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, ये तो हमारा कमिटमेंट है, इट इज आवर कमिटमेंट। ये तो सब एक कभी भी तुष्टीकरण के राजनीति को लेके दे वांट टू मिसगाइड सम सर्टेन पीपल इन द कम्युनिटी, बट वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट ये सब उनके हित में भी है, पूरा समाज के हित में भी है। वक्फ संशोधन विधेयक को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजे जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये संशोधन पारदर्शी, जवाबदेह और समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक प्रभावशाली कानून बनाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार साहब हमारे साथ हैं। सर, आज लोकसभा में दो अहम बिल वक्फ बोर्ड के थे, उस पर न सिर्फ इंट्रोड्यूस हुए बल्कि विपक्ष की सारी बातों को सुनने के बाद उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। ओवरऑल सर, बिल और उसकी जो प्रस्तावना थी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो लाया गया, मुझे लगता है आने वाले समय में मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा और मुस्लिम समाज के महिलाओं की स्थिति उसमें ये जो बिल है, ये बिल बहुत सुधार का काम करेगा। हमारी मंत्री जी, हमारे सरकार की मंत्री माननीय किरेन रिजिजू जी ने जैसे बताया कि वी हैव नथिंग टू हाइड, हमारा छुपाने का कुछ नहीं है, आप जेपीसी में डिस्कस करिए। और उन्होंने जो बताया कि हमने वही चीज़ किया जो आपके समय जो आपने कमेटियां बनाई थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किए थे, वो सच्चर कमेटी पकड़ लीजिए या जेपीसी आपने जो बनाया था उसका बात पकड़, उसी चीज को हम आज ले रहे हैं। टीएमसी का डबल स्टैंडर्ड है और दूसरा उनका खाने का, हाथी का जैसे खाने का और दिखाने का दांत दो अलग होता है, ऐसा ही है। मंत्री के रूप से मेरे देने की बात नहीं है, हमारे आदरणीय किरेन रिजिजू जी ने जो उनका जुरिस्डिक्शन है, उन्होंने हमारे विपक्ष को बताया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, जिनका साफ तौर पर मानना है कि वक्फ बिल जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है और अब आने वाले समय में इस पूरे मसले पर जेपीसी विस्तार से चर्चा करेगी। कैमरामैन राधेश्याम के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक ने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है। जिस तरीके से आमद और खर्च पोर्टल पे डाउनलोड होना चाहिए, उसका हम सपोर्ट करते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर वक्फ संपत्ति करोड़ों अरबों के हिसाब से है और उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। और भाजपा नेता मनोज तिवारी ने लोकसभा में पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है और ये एक सही कदम है। वक्फ बोर्ड के इस संशोधन के बिल पे जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो उस पे जो विपक्ष के लोगों ने बातें रखी
वो असत्य और भ्रामक है, इसको मंत्री ने अपने वक्तव्य में सिद्ध कर दिया। और मंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्ष के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। हालांकि उसके बाद भी हमने उनकी बात को रख के सरकार ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया है। जब आप ध्यान से मंत्री के पूरे भाषण को आज का सुन लेंगे तब आपको लगेगा ये मुसलमान समाज के लोगों के लिए, उनके गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इससे बढ़िया संविधान का संशोधन हो ही नहीं सकता। ये बहुत आवश्यक था। और लोकसभा में पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस बिल को आम जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया। इस मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद से डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने विशेष बातचीत की। देश के पूर्व कानून मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। रवि जी, कैसे देखते हैं ये जो जेपीसी में सिफारिश की गई वक्फ कानून को भेजने की बात की गई है, कैसे? देखिए, ऐतिहासिक दिन है। पहली बात यह है कि जो कानून मोदी जी की सरकार लाई है ये उन तमाम अनुशंसाओं पर आधारित है जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार में हुए थे। सच्चर कमीशन, बाकी कमीशन, उनकी हिम्मत नहीं हुई। मूल सवाल ये है, मुस्लिम समाज के गरीबों के लिए हक में कानून बनने चाहिए कि नहीं, महिलाओं के पक्ष में बनने चाहिए कि नहीं, बच्चों और मुस्लिम समाज के पिछड़ों के संबंध में बनने चाहिए कि नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक कौन है ये बताने में क्या दिक्कत है, वक्फ की संपत्ति का क्या सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये बताने में क्या दिक्कत है। क्या हम जानते नहीं, दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे डीडीए के जमीन और सीआरपीएफ की जमीन वक्फ को डिक्लेयर कर रखा है। दक्षिण भारत में पूरे गांव के गांव को वक्फ को डिक्लेयर कर दिया। तो वक्फ के डिक्लेयर करने का आपका अधिकार क्या है, आपकी जवाबदारी क्या है, आप उसका हिसाब क्या रखते हैं, उस पर खर्चा क्या करते हैं, ये बताने में क्या दिक्कत है। लगता नहीं है कि जो विपक्ष के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां, मुस्लिम पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर सरकार ने उनके मुंह को बंद कर दिया है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये वोट बैंक की चाहत कहां ले जाएगी देश को। इन लोगों ने 80 के दशक में शाहबानों का विरोध किया, याद है ना आपको, 125 रुपये मिले थे। इन्होंने 3 तलाक का विरोध किया, जो कानून मोदी जी के निर्देश में लाने का सौभाग्य दिया गया था। आज वक्फ के सुधार का विरोध कर रहे हैं। तो वोट के लिए किसी सीमा पर जाएंगे और जो उनकी सरकार ने कानून लाया था उसकी अनुशंसा उसको भी लागू नहीं करेंगे। सर, ये बहुत शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो संपत्तियां हैं वो अगर देश के पब्लिक डोमेन में आ जाए तो इसमें बुराई क्या है। और जो लोग मुस्लिम पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर ऐसा करने से रोकते रहे हैं, उनके कहीं न कहीं पर एक बड़ा तमाचा है। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक पर जवाब दिया और कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। Effective capital expenditure can be pegged at 15.02 lakh crores or 18% over 23-24. So we are continuously, since after COVID, emphasizing and spending higher and higher amounts in capital expenditure. We can always say global challenge and leave it at that. But each one of the challenge has an impact on India, and despite that, since after COVID, with this emphasis given on capital expenditure, whose multiplier effect, whose traction is so much in the economy, which is an established theory that you spend on capital and you reap the benefit of sustained growth, that multiplier effect has sustained India as a fastest growing economy continuously since after COVID. विदेश मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा पर चिंता जताई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि स्थिति पर भारत की नजर बनी हुई है और बांग्लादेश से भारत लगातार संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही वहां कानून और शांति व्यवस्था बहाल हो सकेगी। हर सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का ध्यान रखें और उनके हित में काम करें और जितना जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उस देश में बहाल होगा, उससे उस देश के लोगों के लिए और साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए ये बेहतर होगा। हमारी बातचीत वहाँ के सरकार से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर हमारा हाई कमिश्नर के अलावा 4 और असिस्टेंट हाई कमिश्नर भी हैं। उनकी सुरक्षा को लेके और वहाँ पर जो हमारे लोग रहते हैं उनके सुरक्षा को लेके हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जल्द से जल्द वहाँ कानून व्यवस्था सुधरे, ताकि हम लोग अपना जो काम काज है, जो उच्चायुक्त का काम काज है, वो जल्द से जल्द शुरुआत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, राजस्थान के सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृत लाल मीणा जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। वे पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने में भी बहुमूल्य योगदान दिया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। वरिष्ठ वामपंथी नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का सुबह उनके दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया। वो 80 वर्ष के थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। इसके चलते उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटा सुचेतन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये जानकर दुख हुआ कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी नहीं रहे। अनुभवी नेता, गरिमा और सैद्धांतिक राजनीति के प्रतीक थे। पश्चिम बंगाल के लोगों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के दुखद निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में मुझे कई बार उनकी सलाह का लाभ प्राप्त हुआ। मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर दुख हुआ। वो एक राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, शांति। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। भगवान उन्हें वह दर्द सहने की शक्ति दें। शांति, शांति, शांति। और नई दिल्ली में एसोचैम की तरफ से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने हिस्सा लिया। उन्होंने पानी की कमी, उपलब्ध जल का उपयोग बढ़ाने, शहरों में पानी के दोबारा इस्तेमाल, रेल वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को बचाने और बूंद से सिंचाई पद्धति पर जोर दिया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने
हमारे संवाददाता धीरज कुमार से इस पूरे विषय पर बातचीत की। जल संकट वैश्विक चुनौती बन चुकी है। जल संकट का समाधान कैसे हो, कैसे पानी की खपत को रोका जाए, कैसे पानी का इस्तेमाल हो, इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं। निश्चित रूप से ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, लोगों में अवेयरनेस लाने का कि लोग समझें कि वाटर के इफ़िशिएंसी को हमको बढ़ाना है, वाटर यूज़ को कम करना है, लोग अनावश्यक पानी ना बहाएं। वाटर हमारे लिए एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है और इसके इस्तेमाल को सही ढंग से करें ताकि आने वाले जनरेशन को पानी की कमी ना हो। कैसे पानी का दोबारा यूज हो, जिसको रीयूज आपने कहा, जैसे इंडस्ट्री में या बाकी जगहों में, तो उसके लिए आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, हम लोग एक तो जितना पर डे हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट एज ए ग्रे वाटर हम लोग निकल जाता है। ग्रे वाटर का मतलब ये होता है कि जो वाटर सॉइल फीकल मैटर से या यूरिन से कंटामिनेटेड नहीं है, तो वैसे वाटर को हम लोग इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे घर आंगन में पौधे होते हैं, वैसे पौधे को सिंचित करने के लिए या बगल में कोई खेती बाड़ी ऐसी है जहाँ पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग एक पानी का दोबारा यूज़ हो सकता है और इससे क्या है कि हम वेस्ट जो सिंचाई में दूसरा पानी लगाते हैं उससे हम बच सकते हैं और पानी के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के जरिए भी जल पानी की खपत को कम किया जा सकता है, तो इस पे कौन सी खेती को आप चाहेंगे कि ताकि पानी की खपत कम हो? हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ये प्रयास है कि हम वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ग्राउंड को रिचार्ज करें, अर्थ को रिचार्ज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भूजल के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे खेती हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर पानी जल स्तर गिर रहा है, तो वैसे जगह पर ऐसे खेती को हम लोग डिस्करेज करते हैं जिसमें प्लांट पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि पैडी की खेती होती है, बनाना की खेती होती है, ऐसे इन पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ भूजल गिर रहा है वैसे जगह पर हम लोग ऐसे खेती को प्रमोट नहीं करते हैं। शहरों में पानी की किल्लत, डार्क जोन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, शहरों के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अर्थ को रिचार्ज करते हैं हम लोग, तो जिससे आने वाले दिनों में जो ये जल की समस्या है वो निश्चित रूप से कम होगी। ये थे हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और जिन्होंने बताया कि कैसे जो पानी की जो संकट है, पानी की जो चुनौती है, उस चुनौती को कम किया जा सकता है। कैमरामैन सुमित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और देश में सरकार की अलग अलग पहल के जरिए बायोफार्मा इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान की जा रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन कॉन्क्लेव के दौरान पिछले 5 वर्षों में मिशन के जरिए आए बदलावों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन पर एक किताब का विमोचन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तेजी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही 5वें से 3रे स्थान पर पहुंचेगी, जिसमें बायोफार्मा सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि PPP मॉडल से बायोफार्मा इंडस्ट्री के विकास को गति मिलेगी और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.